Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it, press the bell icon, hit the like button also. Friends, I am here to assist you for the UPSC preparation. Whatever I am providing here, that is the precise study for the UPSC and all the state PCS examination. Friends, do not worry about the preparation because whatever I am providing here, that is the data from the prominent institution. I am providing all the data within the free amount here. Come along with me and reach up to the zenith of your career. Okay friends, let's get started. Today questions. Today I will talk about the 32nd video of the UPSC mock test series. स्टार्ट करते हैं. ये वीडियो हिंदी एंड इंग्लिश में रहेगी. With reference to the effects of the national emergency, which of the following statements is or are correct? नेशनल इमरजेंसी के बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ है. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आप अपना आंसर मार्क कीजिए. अगर साथ के साथ अटैम्प्ट करते रहोगे तो आपको एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली. फर्स्ट स्टेटमेंट है इट सस्पेंड्स द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. तो ये सस्पेंड कर देता है लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. सेकंड है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन अल्टर द रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट. थर्ड है द पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड द टेन्योर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बाय 1 ईयर एट ए टाइम. सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो. आप अपना आंसर मार्क कीजिए. ए है फर्स्ट एंड थर्ड, बी है सेकेंड एंड थर्ड, सी है सेकेंड ओनली और डी है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड. तो इसका सॉल्यूशन बी है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 व्हेन द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और पार्ट ऑफ इट थ्रेटन्ड बाय द वार. मान लो कोई पार्ट ऑफ इंडिया में या इसकी पूरे की सिक्योरिटी है जो वार है, एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म रेबेलियन, इमिनेंट डेंजर देयर ऑफ. He can issue a proclamation even if a proclamation is already issued by him is in operation. अगर पहले से भी ऑपरेशन में है तो प्रोक्लेमेशन कर सकते हैं आर्टिकल 352 के अंदर इमरजेंसी. फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. द पावर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट सस्पेंडेड ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी. अगर नेशनल इमरजेंसी आती है तो स्टेट लेजिस्लेटर की पावर ख़त्म नहीं होती है. मान लो स्टेट गवर्नमेंट की पावर ख़त्म नहीं होती है. rather it becomes subject to the overriding power of the parliament. मतलब overriding power हो जाती है पार्लियामेंट के पास, पर ख़त्म नहीं होती है. लॉ ऐसे ही बनाते रहते हैं स्टेट वाले. सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन अल्टर द रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट. रेवेन्यू अल्टर चेंज हो जाता है सेंटर एंड स्टेट के बीच में, मतलब कर ज़्यादा इकट्ठा सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है. सच मॉडिफिकेशन विल सीज टू ऑपरेट आफ्टर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द इमरजेंसी सीजेज टू ऑपरेट, नॉट इमीडिएटली आफ्टर द एंड ऑफ द इमरजेंसी. इमीडिएट नहीं होती है रिकवर, उसके फाइनेंशियल ईयर के एंड में ख़त्म होती है. रूल ऐसे. थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है. पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड द टेन्योर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बाय 1 ईयर एट ए टाइम. एक साल बढ़ा सकती है फॉर एनी लेंथ ऑफ द टाइम. साल मतलब एक बार एक साल बढ़ा सकते हैं, कितनी बार भी, नंबर ऑफ टाइम्स बहुत बार हो सकता है. ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द इमरजेंसी हाउएवर इट्स सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम पीरियड ऑफ द 6 मंथ आफ्टर द इमरजेंसी हैज़ सीज टू ऑपरेट. अगर मान लो इमरजेंसी बंद होती है तो उसके बाद 6 महीने तक चल सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द नॉर्थ ईस्ट मानसून. फर्स्ट है द नॉर्थ ईस्ट मानसून डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम द डायरेक्शन इन विच इट ट्रेवल्स. जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है इसका नाम निकलता है कहाँ से? जिस डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं. From the direction in which it travels. And second one is the Gangetic Plain and the North Indian states receive rain in the November and December predominantly due to the northeast monsoon. Gangetic Plain में क्या नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से बारिश होती है. थर्ड है इंडिया रिसीव 75% ऑफ द रेनफॉल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट मानसून. 75 नॉर्थ ईस्ट मानसून से होती है क्या? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आप अपना आंसर मार्क कीजिए. ए है फर्स्ट ओनली, बी है फर्स्ट एंड सेकेंड, सी है सेकेंड एंड थर्ड और डी है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड. तो इसका सॉल्यूशन ए है. फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है. द नॉर्थ ईस्ट मानसून डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम द डायरेक्शन इन विच दे आर ट्रेवल. मतलब जिस डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं उसको ही बोलते हैं, उसी का डायरेक्शन का नाम दे देते हैं. फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट टू द साउथ वेस्ट सिमिलरली द समर मानसून मूव्स इन द एग्जैक्टली द अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम द साउथ वेस्ट टू द नॉर्थ ईस्ट. साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाते हैं. दिस इज कॉल्ड द साउथ वेस्ट मानसून. जैसे मान लो
आपकी तमिलनाडु कोस्ट पे आगे टकराती है सबसे पहले। सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। द नॉर्थ ईस्ट मानसून प्रेसिपिटेट्स रेन इन द नवंबर एंड दिसंबर। जैसे साउथ इंडिया में होती है नॉर्थ ईस्ट मानसून से जो रिवर्ट बैक करती है उसी प्रीडोमिनेटली इन द साउथ ईस्ट कोस्ट मेनली इन द तमिलनाडु। साउथ ईस्ट में होती है तमिलनाडु में, नॉट इन दी गंजेटिक प्लेन एंड नॉर्थ इंडियन स्टेट। नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में साउथ वेस्ट मानसून आती है। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अबाउट 75% ऑफ द कंट्री एनुअल रेनफॉल इज रिसीव्ड फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून। मान लो साउथ वेस्ट से ही होती है कम, तो बिटवीन जून टू सितंबर होती है जो बारिश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद रेफरेंस टू द गांधीजी रेजोल्यूशन ऑन द नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम एंडोर्स एट द नागपुर सेशन इन कांग्रेस 1920, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, इट प्रूव्ड फॉर ए रेडिकल restructuring of the Congress through the constitution of district and village level units। तो रेडिकल रीस्ट्रक्चरिंग दिखाया गया है द कांग्रेस थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज लेवल एट यूनिट। सेकेंड, इट इंक्लूडेड एन अपील टू रीड हिंदुज़म टू ऑफ द रिप्रोच ऑफ द अनटचेबिलिटी। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकेंड ओनली, सी है फर्स्ट एंड सेकेंड और डी है नाइदर वन नो टू। तो इसका सॉल्यूशन सी है। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। गांधी जी रिजोल्यूशन ऑन द नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम दैट वाज एंडोर्स एट द नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1920 प्रोवाइडेड ए रेडिकल रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द कांग्रेस थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट विलेज लेवल एंड यूनिट्स। इट्स ट्रांसफॉर्म द पार्ट इन ट्रूली मास ऑर्गेनाइजेशन में चेंज कर दिया उन्होंने। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। गांधी हैड brought the issue of the untouchability to the forefront of the nationalist politics। मान लो untouchability को politics में लेके आ गए। He did by inserting in the 1920 resolution an appeal to the read Hinduism of the reproach untouchability। मतलब untouchability को prominent चीज़ पे ला दिया। 1920 में मास का साथ में हो गए, बहुत सारे पब्लिक साथ में आ गई, तो इसको यही आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स दिए हुए हैं, जैसे रोहतांग पास रावी रिवर, सिपकिला पास सतलुज रिवर, बारलच्छा पास चंद्रा रिवर, माना पास सरस्वती रिवर। कौन सा पेयर करेक्ट मैच है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट एंड थर्ड, बी है सेकंड थर्ड फोर्थ, सी है सेकंड एंड थर्ड और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। इसका सॉल्यूशन बी है। फर्स्ट इनकरेक्ट मैच है। द ब्यास रिवर ओरिजिनेट्स एट एलिवेशन ऑफ द 14,000 फीट। मतलब लगभग आप याद रखो 14,000 फीट पे ब्यास रिवर ओरिजिनेट होती है एट रोहतांग पास इन दी वेस्टर्न हिमालय में रोहतांग पास में वो ओरिजिनेट होती है इन दी सेंट्रल हिमाचल। फ्रॉम देयर इट फ्लोज साउथ थ्रू द कुल्लू वैली रिसीविंग ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम द फ्लैंकिंग माउंटेन्स एंड देन टर्न्स वेस्ट फ्रॉम पास्ट मंडी इनटू कांगड़ा वैली। हिमाचल में मंडी एंड कांगड़ा वैली की तरफ रिसीव करती है। तो इसमें क्या है, ये ब्यास नदी की एलिवेशन 14,000 फीट है लगभग और रोहतांग पास से वेस्टर्न हिमालय में या सेंट्रल हिमाचल प्रदेश में जाती है। फ्रॉम विट फ्लोज थ्रू द साउथ थ्रू द कुल्लू वैली, साउथ में रिसीविंग ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम द फ्लैंकिंग माउंटेन्स देन टर्न्स वेस्ट टू द पास्ट मंडी इनटू द कांगड़ा वैली। रावी रिवर ओरिजिनेट्स इन द हिमालय। रावी रिवर ओरिजिनेट होती है हिमालय में इन दी चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। चंबा डिस्ट्रिक्ट में हिमाचल प्रदेश। इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द रोहतांग पास। रोहतांग पास का इसमें कोई रोल नहीं है रावी नदी। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट मैच है। रिवर सतलज एंटर्स इन द हिमाचल। आपको ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ये मैप में देखना है इनका फ्लो कहाँ से कहाँ जाता है। जो हिमाचल में एट प्लेस नेम सिपकिला, तो सतलज नदी सिपकिला पास पे जाती है जो एक दर्रा है बोलते हैं उसको, विच इज़ लोकेटेड एन एल्टीट्यूड ऑफ द 6,000 फीट 6,000 मीटर्स, then flows route to the southwest direction passing through the places like किन्नौर, कुल्लू, शिमला, सोलन, बिलासपुर, मंडी डिस्ट्रिक्ट। तो सतलज से आपको याद रखना है, एस से सतलज, एस से सिपकिला। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। चंद्रा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम ए ह्यूज स्नो बेड ऑन द साउथ ईस्ट साइड ऑफ द बारलच्छला। साउथ ईस्ट साइड ऑफ द बारलच्छला। सी के आगे बी लगा दो। चंद्रा रिवर बारलच्छला assumes a large size following a general southwesterly course of the 48 km. The river sweeps round to the west. A further course 64 km west and northwest takes to it Thandi where it meets Bhanga river, tributary eventually from the Chenab river.
फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट मैच है सरस्वती रिवर। सरस्वती रिवर नेम्ड आफ्टर द गॉडेस ऑफ द विजडम। सरस्वती इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द अलकनंदा रिवर। ये अलकनंदा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, फ्लोज इन द उत्तराखंड। इट ओरिजिनेट्स एट मना पास, देवताल भी बोलते हैं इसको। तो सरस्वती किसको, जो मान लो उसकी पूजा करता है उसके पास आती है, इसलिए आप याद रखो मना पास। द रिवर मीट्स अलकनंदा एट केशव प्रयाग नियर मना विलेज इन द चमोली डिस्ट्रिक्ट। आफ्टर ज्वाइनिंग द सरस्वती रिवर अलकनंदा मर्ज एट विद द गंगा देवप्रयाग विच वॉज नोन एज द भागीरथी अंटिल दैट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स with regards to the characteristic of the twister and thunderstorm. First है, a twister is a violent storm with a column of the rapidly rotating winds having the appearance of the dark funnel-shaped cloud that reaches from the sky to the ground. Thunderstorm. A thunderstorm is almost always associated with the lightning, thunder, dense cloud, heavy rain, or hail, or strong gusty winds. Third, unlike larger scale storm system, thunderstorm have no distinct लाइफ साइकिल। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ट्विस्टर बाउंडर बोलते हैं और थंडरस्टॉर्म तंडित झंझा हिंदी में। ए है फर्स्ट ओनली, बी है फर्स्ट एंड सेकंड, सी है सेकंड एंड थर्ड और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन बी है। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। टोर्नेडो ऑलवेज रेफर्ड एज द ट्विस्टर। टोर्नेडो को ही ट्विस्टर बोलते हैं। इज ए वायलेंट ट्विस्टेड फनल ऑफ हाई स्पीड विंड। इट इज फॉर्म्ड व्हेन ए फनल लाइक कॉलम ऑफ द कोल्ड एयर सिंक्स डाउन फ्रॉम द स्टॉर्मी क्लाउड। वार्म्स एयर रेजेस अप एंड which wheels causing high speed circulating wind. These are relatively small diameter small होता है, इनको टोर्नेडो या ट्विस्टर बोलते हैं। Thunderstorm is a violent, short-lived weather disturbance that is almost associated with the lightning, thunder, dense clouds, heavy rainfall, or strong gusty winds. Third statement incorrect है। The building block of all thunderstorm is a thunderstorm cell. The thunderstorm cells has a distinct life cycle that lasts about 30 minutes. The stages are the towering cumulus stage, the mature cumulus stage, the dissipating stage. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द शारदा एक्ट वाज एन इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन फॉर द सोशल रिफॉर्म्स इन द ब्रिटिश इंडिया। व्हाट वाज इट रिलेटेड टू दी? ए है कंट्रोलिंग चाइल्ड मैरिज, बी है अबोलिशन ऑफ द फीमेल इन्फेंटिसाइड्स, सी है विडो रीमैरिज, डी है अबोलिशन ऑफ द सती सिस्टम। कौन सा आंसर करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। Sharda Act was important legislation of the social reforms in the British India. It was related to the controlled child marriage. The Sharda Act 1930 में pushed up the marriage age to 18 and 14 for boys and girls respectively. 18 साल लड़का, 14 साल लड़की का था। It is popularly known as the Sharda Act. After its sponsor Harbilas Sharda, the act lacked implementation from the British Indian government largely due to the fear of the British authority losing support from their loyal Hindu and Muslim communist group. मतलब सपोर्ट खो जाएगा, इसलिए उन्होंने कम इफेक्ट दिया। सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। द फीमेल इन्फेंटिसाइड्स प्रिवेंशन एक्ट 1870, मतलब जो बच्चों को फ्यूट्स में ही मार देते हैं लड़कियों को, उसके बारे में एक रूल आया 1870 में। आल्सो एक्ट ऑफ द 1870 वाज ए लेजिस्लेशन एक्ट पास इन द ब्रिटिश इंडिया टू प्रिवेंट द मर्डर ऑफ द फीमेल इन्फेंट्स। The act was introduced during the reign of the Governor General Lord Hardinge first. The act made it compulsory for the parents to register the birth of the all babies, provided for the verification of the female children for some years after birth. मतलब बच्चों का रजिस्ट्रेशन होना बर्थ का, particularly in area where the custom was restored with the utmost secrecy. जहाँ पे मान लो छोटे बच्चे अगर लड़की पैदा हो रही है उसको मार दिया जाता था, उनके लिए उन्हें लॉर्ड हार्डिंग ने रूल लेके आए। सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ड्यू टू एफर्ट्स ऑफ द पंडित ईश्वर चंद विद्यासागर 1820 से 1891 तक थे द प्रिंसिपल ऑफ द संस्कृत कॉलेज कलकत्ता, द हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856 वाज पास। इट लीगलाइज द मैरिज ऑफ द विडो, डिक्लेयर्ड इश्यूज फॉर सच मैरिज एज लेजिटिमेट। विद्यासागर cited Vedic text to prove the Hindu religion sanctioned widow remarriage. D statement भी incorrect है। Due to efforts of the Raja Ram Mohan Rai, the government declared the practice of the sati illegal, punishable by the criminal courts as culpable homicide.
The regulation of the 1829 was applicable in the first instance to the Bengal Presidency alone, but the extended slightly modified forms in the Madras and Bombay Presidency में 1830 तक पहुंच गया था। राजा राम मोहन राय ने स्टार्ट किए थे, सती के लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Consider the following statements with reference to the World Immunization and Logistics Summit. First, the summit was organized by the Indian Council of Medical Research. Second, it advocated the use of the blockchain technology for vaccine delivery across the globe. Third, the summit was part of the Track 1 diplomacy. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकेंड ओनली, सी है सेकेंड एंड थर्ड और डी है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन बी है। Recently, the Union Minister for Health and Family Welfare India digitally participated in the 2-day virtual summit of the World Immunization and Logistics hosted by the Abu Dhabi UAE में। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। The World Immunization and Logistics Summit was organized by the HOPE Consortium of UAE with a call to enhance collaboration in the world approach to tackle COVID-19 and ensure healthier future for all। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। द समिट हाईलाइटेड द नेक्स्ट फेज ऑफ द ग्लोबल पैंडेमिक रिस्पॉन्स विच इंक्लूड्स डिलीवरिंग वैक्सीन ग्लोबली। द समिट एडवोकेटेड द यूज ऑफ द इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन एंड टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग डाटा इनेबल्ड सप्लाई चेन्स एंड ब्लॉकचेन सॉल्यूशन टू एड्रेस दिस चैलेंज ऑफ द वैक्सीन डिलीवरी अक्रॉस द ग्लोब। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ट्रैक 1 डिप्लोमेसी इज द ऑफिशियल डिस्कशन टिपिकली इन्वॉल्विंग हाई लेवल पॉलिटिकल एंड मिलिट्री लीडर्स focusing on the important agreements, but the World Immunization and Logistics Summit saw the participation of the acclaimed global healthcare and philanthropic leader, decision maker, experts, senior government official to explore a unified global approach to fighting the COVID-19 pandemic. Therefore, it is not a track 1 diplomacy. तो इसको ट्रैक 1 डिप्लोमेसी नहीं बोलते हैं क्योंकि ऑफिशियल डिस्कशन होता है टिपिकली इन्वॉल्विंग हाई लेवल पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडर focusing on the important agreements, but the World Immunization and Logistics Summit saw the participation of the healthcare and philanthropist leader, decision makers, experts, senior government officials to explore the unified global approach to fighting COVID-19। तो ट्रैक 1 डिप्लोमेसी वो होती है जिसमें मान लो स्ट्रेटजिकल लेवल पे बात होती है, मिलिट्री कमांडर और पॉलिटिकल जो मान लो लीडर हैं वो इंक्लूड होते हैं, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये फिलांथ्रोपिक परोपकारी तरीके से लीडर मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पज ऑफ द सेटिंग अप पेमेंट बैंक्स इन इंडिया। फर्स्ट, इट इंक्रीजिंग द पेनिट्रेशन लेवल ऑफ द फाइनेंशियल सर्विस टू द रिमोट एरिया ऑफ द कंट्री, मतलब रिमोट एरिया को इंक्लूड करना फाइनेंशियल सर्विस के लिए। सेकेंड है, वाइडनिंग द स्प्रेड ऑफ द फाइनेंशियल सर्विस टू स्मॉल बिजनेस एंड लो इनकम हाउस होल्ड। थर्ड, प्रोवाइडिंग द क्रेडिट लेंडिंग फैसिलिटी टू द प्रायोरिटी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है फर्स्ट एंड सेकेंड, सी है थर्ड ओनली और डी है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन बी है। ए पेमेंट्स बैंक इज लाइकली एनी अदर बैंक बट ऑपरेटिंग ए स्मॉल स्केल विदाउट इन्वॉल्विंग एनी क्रेडिट रिस्क। फॉर एग्जांपल, एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक। तो ये क्या है, छोटे छोटे बैंक हैं, स्मॉलर स्केल पे इन्वॉल्व होते हैं, क्रेडिट रिस्क नहीं लेते ये। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। पेमेंट बैंक्स आर द एस्टैब्लिश फॉर एलिमिनेटिंग द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द बैंकिंग सिस्टम सो दैट इनेबल्स द रिमोट एरिया टू एक्सेस वेरियस बैंकिंग सर्विस। बैंकिंग सर्विस लोकल आदमी को भी पैदा हो, क्योंकि आजकल मान लो आप कोई लोकल रेडी वाला भी है वो भी यही यूज करता है। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। द अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेटिंग अप दिस बैंक्स इज टू वाइडन स्प्रेड ऑफ द पेमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विस टू स्मॉल बिजनेस, लो इनकम हाउस होल्ड्स, माइग्रेंट लेबर वर्कफोर्स एंड इज ए सिक्योर टेक्नोलॉजी ड्राइवन एनवायरमेंट। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पेमेंट बैंक्स कैन नॉट अंडरटेक लैंडिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद रेफरेंस टू द नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ द थिंग्स, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, इट इज ए वायरलेस कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड फॉर द इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सेकेंड, इट कैन को एग्जिस्ट विद द 3G एंड 4G मोबाइल नेटवर्क्स। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकेंड ओनली, सी है फर्स्ट एंड सेकेंड और डी है नाइदर वन नॉर टू। तो इसका सोल्यूशन सी है। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। जो इंटरनेट ऑन थिंग्स इज ए वायरलेस कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड फॉर द इंटरनेट ऑन थिंग्स बिलोंगिंग टू द कैटेगरी ऑफ लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क। लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क।
Internet on Things refers to the billions of physical devices around the world that are now connected to the internet, all connecting and sharing data. Example, a television that can be switched on using a smartphone app in IoT device. NB-IoT can coexist with the 4G, 3G, 4G mobile networks. It enables the connection of the device that needs small amounts of the data, low bandwidth and low battery long life. Next question है with reference to the microRNA, consider the following statement. First, these are the non-coding and single-stranded molecules. Second, they are used by the cell in controlling gene expression. Third, they can be used as a biomarker for the early detection of the cancer in human beings. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए. ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है सेकंड ओनली, सी है फर्स्ट एंड थर्ड और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. तो इसका सोल्यूशन डी है. माइक्रो RNA are a small and non-coding single-stranded RNA consisting of the around 22 nucleoids, more than 3% of the human genome portion encoded with microRNA. Second statement correct है. Molecules of microRNA are found in the cells and in the bloodstream. Cells use microRNA to help control gene expression. Gene expression is the process by which the information encoded in the gene is used to provide direction to the assembly of a protein molecule. The cells read the sequence of the gene in the group 3 bases. Each group of 3 bases code these correspondence to the one of the different 20 amino acids used to build protein. Third statement correct है. In cancer cells, microRNA genes can be damaged by the mutation in a microRNA gene can leave the cell without the particular microRNA or reduce it to a low level in the cells. Abnormally low level of a microRNA can lead to overexpression of the gene through that microRNA regulates. That can lead to the cancer development. मतलब माइक्रो RNA से कैंसर भी डेवलप हो सकती है एंड प्रोग्रेशन. हैंस बाय एग्जामिनिंग द एक्सप्रेशन लेवल ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर, माइक्रो RNA कैन बी यूज्ड एज ए बायोमार्कर फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ द कैंसर इन ह्यूमन बींग्स. ये आपका हिंदी में आंसर प्रोवाइड किया हुआ है. That is all for today. I will come tomorrow with more questions. Please share my video among your friends so that they can get benefited. Thanks for watching. Bye.